नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा अपने हल्के के मुगल का नाला का दौरा किया और जारी वाटर लाइन के काम का मुआयना किया। उन्होंने बादशाह बल्दी अहदेदारों के साथ शाहतम तालाब के सफाई के काम का जायजा लिया। उन्हें बताया कि तालाब के अदम सफाई की वजह से यह मच्छरों की अफजाइश का अड्डा बन चुका है। उन्होंने इस मसले के फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया। उनके हमरा कारवान के कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी भी थे, जबकि शाहतम तालाब के दौरे के मौके पर गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के 45वें दिन में दाखिल हो जाने पर तशवीश जाहिर की। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुतलकुल अन्नान बन चुके हैं और हड़ताल खत्म करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने रियासती वज़रा टी हरीश राव, KT रामाराव और ईटाला राजेंद्र की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तीनों हर मामले में बयान देते हैं और अपनी टांग अड़ाते रहे, लेकिन आरटीसी की हड़ताल पर उन्हें सांप सूख गया है। कृष्णा सागर ने कहा कि TRS के जनरल सेक्रेटरी केशवराव ने मसालियत की कोशिश की, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। इससे मालूम होता है कि TRS पार्टी और हुकूमत में चीफ मिनिस्टर के आगे किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है। बेटा है, उसका जो भी निर्णय है भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय, ये जो आरटीसी का ट्रेड यूनियंस है, आरटीसी का वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उनका क्लोजर के लिए आना चाहिए। उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसको रिवाइव करने के लिए आना चाहिए। और जो ऑफिसर्स हैं, आरटीसी MD सुनील शर्मा जैसे लोग जो कंप्लीटली TRS कार्यकर्ता बन गए हैं और एफिडेविट्स, लीगल एफिडेविट देने के बजाय वो पूरा पॉलिटिकल एफिडेविट्स दे रहे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को हाईकोर्ट परजुरी मानते हुए रॉन्ग एफिडेविट्स देने के वजह से उनको जेल भी भेजना है, वैसे भारतीय जनता पार्टी मानती है। और ऐसे ऑफिसर्स एक कलंक है IAS पे, और ऐसे ऑफिसर्स जो बिकाऊ है, जो गवर्नमेंट जो भी बोलती है वो करते हैं, उनको उनके पद में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात है कि KCR, हम मानते हैं कि KCR एक नेता नहीं है, एक डिक्टेटर है, एक नियंता है। जो लीडर्स होते हैं वो भी प्रजा नेता होते हैं, अवाम के नेता होते हैं। वो अवाम के तरफ दृष्टि होता है उनका, अवाम को सुनते हैं, अवाम का समस्या सुनते हैं, परिष्कार करते हैं, उस पे उलझे रहते हैं। मगर KCR जी ऐसे आदमी हैं, उसका दृष्टि तो जेब पे है, उसका पर्सनल एजेंडा पे है, उसका जो फैमिली है उस पे है, उसका स्वीय अभिवृद्धि पे, स्वीय वेलफेयर पे है। उसको कोई लोगों से लेना देना नहीं है, वोटर से लेना देना नहीं है। वो प्रजास्वाम्य का ओपन खूनी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा दरखास्त है अवाम को कि ऐसे लोगों को आप लीडर मत बुलाइए। वो डिक्टेटर है, हिटलर जैसा आदमी है, उसको सिर्फ सबको स्लेव्स बना के रखना है, बानिसा बना के रखना है। मिनिस्टर्स को डमीज बना दिए और TRS लीडर्स तो कोई बात करते ही नहीं। मैं पूछता हूं, कुछ तो शर्म करो। 100 से ज्यादा MLA है, इतने सारे लोग, 50,000 फैमिलीज रोड पे है, खाना नहीं है, जॉब्स नहीं है, लोग मर रहे हैं, और आप 100 से ऊपर जो MLA क्या कर रहे हैं? आप क्या तमाशा देख रहे हो टीवी पे? और मैं पूछ रहा हूं, हरीश राव कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है? राजेंद्र कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है? ये लोग मर्द है या नहीं? तो ये सवाल हम उठा रहे हैं। नायनी नरसिम्हा रेड्डी और जो भी लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता है, उद्यम नेता है, क्या हो गया इन लोगों को? इतना चुप क्यों है? कितना बिकाऊ हो गया आप लोग? तो भारतीय जनता पार्टी ये सब जो देखते हैं तो बहुत ही दर्दनाक महसूस हो रहा है कि 40 दिन के बाद भी एक क्लोजर नहीं हो रहा है आरटीसी स्ट्राइक का, और रेजोल्यूशन नहीं। तहफ़्फ़ुज़ जंगलात और माहौलियात से मुताल्लिक़ रियासती असम्बली की कमेटी का पहला इजलास
आज स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। उन्होंने जंगली जानवरों को खुली आबो हवा की फराहमी पर जोर दिया। कमेटी के रुकन मौजम खान ने जंगलाती इलाकों को सेहाती मरकज में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की ताकि उससे रियासत को नई आमदनी पैदा हो सके। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने कहा कि यह मौजू इंतहाई अहम है, लेकिन इजलास से कबल कमेटी के अरकान को एजेंडा फराहम नहीं किया गया। నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కమిటీలు రూపొందించుకున్న తర్వాత ఈ పర్యావరణం వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు శాసనసభ స్పీకర్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్నటువంటి మొదటి సమావేశం. ఇది గతంలో లాగా సంవత్సరంకోసారో 2 సంవత్సరాలకోసారో మొక్కుబడిగా కాకుండా మీ అందరి సహకారంతో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయటానికి మనం తరచుగా కలుసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకతను కూడా మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. మన రాష్ట్రం, మన ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం, కొత్త రాష్ట్రం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనేక పథకాలను రచిస్తూ రూపొందిస్తూ ఆచరణలో అమలు చేస్తూ అటు మిషన్ భగీరథ కావచ్చు, మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, వీటన్నిటితో పాటు అత్యంత ఆవశ్యకత అవసరము ఉన్నటువంటి పర్యావరణ గురించి కూడా తెలంగాణ హరితారం పేరుతో గత 4 సంవత్సరాలుగా మనం అనేక కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అంటే అటవీ శాఖ ఇందులో ప్రధానమైన భూమిక పోషిస్తూ ఉంది. గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ అధికారుల నుంచి మొదలుకొని రాష్ట్ర స్థాయి ప్రిన్సిపల్ సీసీ వరకు మీ అందరి ఇన్వాల్వ్మెంట్తో సహకారంతో 230 కోట్ల చెట్టు పెట్టాల్సినటువంటిది ఇప్పటికీ 177 కోట్ల చెట్టు పెట్టారు. ఇది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఎంటైర్ కంట్రీ. దీన్ని మనకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలలు కన్నటువంటి తెలంగాణకు హరితారం అనేటువంటి దాన్ని మన పర్యావరణ కమిటీలో భాగం. అది ఇట్స్ ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ. మన కమిటీ యొక్క నిర్వహణలో ఇదొక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం, చెట్లు పెంచుకోవడం. अब तेलुगु समझ में आ रहा ना? थोड़ी थोड़ी आता मैं थोड़े 2 मिनट उर्दू में बात करूंगा बाद में. కాబట్టి దీన్ని మనం చాలా సీరియస్గా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనిషి బతకాలంటే పర్యావరణం కాపాడుకోవాలి. నేను చాలా సందర్భాల్లో మినిస్టర్గా ఉన్న, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆనాడు ఒకటే జిల్లా, ఉభయ జిల్లాలు లేకుండా మా యోగితరాని కలెక్టర్ గారు నేను ఈ హరితార ప్రోగ్రాం సందర్భంలో ఎన్నికల ప్రచారం మాదిరి వెళ్ళేవాడిని. నేనైతే నా జీప్ వేసుకొని, నా జీప్ కన్నీ పోస్టర్లు అంటేసి ఉదయం లేస్తే ఎన్నికల ప్రచారం జెండా కట్టుకుని ఎట్లా వెళ్తామో దీని आपकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी फॉर्म की गई है, ये खुशी है सर कि आपके चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी फॉर्म गई है और आप बंसवाड़े के एमएलए हैं और आसपास के जितने इलाके हैं फॉरेस्ट एरिया है, और आप जितना अच्छा इस कमेटी से मालूमात रखते हैं और सजेशंस देंगे, बहुत अहमियत रखी जाएगी इस कमेटी की. और सर सेकेंडली ये है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जू पार्क जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, अपना नेहरू जूलॉजिकल पार्क. और वहाँ पर इतना अच्छा माहौल है सर, और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है, क्यूरेटर है, एक लास्ट 5 ईयर्स से एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं. और ख़ास तौर से
आपके ज़रिए मैं वो सारे ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और अपनी कमेटी के रिकमेंडेशंस बहुत अहमियत रखे जाते हैं इस चीज़ के लिए। आपकी एज ए चेयरमैन और सारे कमेटी मेंबर्स, स्पेशली अपन जू पार्क में एक 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक वक्त कमेटी जाके इंस्पेक्शन करी, देखी, जो भी सजेशंस रहते सर आप हम मिलके जब देंगे। एक इतना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, आप यकीन नहीं करेंगे सर, संडे के दिन तकरीबन मोर देन 80,000 पब्लिक वहाँ पर विजिटर्स आते हैं। 80,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, क्या बोलते हैं। और समर वेकेशन जो आता सर, टोटल समर 2 महीने की जो छुट्टियाँ होते हैं, टोटल 60 डेज़ के लिए समझो आप, इतना टूरिस्ट आता है। तो आपकी हमारी कमेटी जो है, ख़ास तौर से आप हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट है, जो भी है एनवायरमेंटल है, यहाँ के जो भी जिम्मेदारान ऑफिसर्स है, आपका हमारा सजेशन बहुत अहमियत रखे जाता है। ख़ास तौर से अंदर के इलाक़ों में और जानवर आना चाहिए सर। आपकी और हमारी मेहनत की वजह से, आप हम मेहनत करेंगे तो और जानवर आएंगे और अट्रैक्शन मिलेगा। और सेकेंडली चीज़ सर, मैं आपके ज़रिए ये भी कमेटी से एक सजेशन देना चाह रहा हूँ सर। अपने तेलंगाना के बाजू महाराष्ट्र है सर, वहाँ ताड़ूबा बोल के चंद्रापुर के अंदर एक फॉरेस्ट है सर, और वहाँ पर समझिए आप टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। इधर बंडीपुर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है कर्नाटक के अंदर। तमिलनाडु के अंदर मधुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है सर। वहाँ की गवर्नमेंट जितना है, वहाँ की जो कमिटीज़ है बैठे हुए, इस तहत एक काम कर रहे हैं सर, अच्छा वो लोग। और टूरिस्ट के लिए और उनके एनवायरनमेंट के लिए, उनके जानवरों के लिए, उनकी फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए एक बेहतरीन काम हो रहा है सर। आप हम जाके देख के वो चीज़ों को सीख सकते हैं। ताड़ूबा रिजर्व फॉरेस्ट सर आदिलाबाद से मुश्किल से 50-80 किलोमीटर आगे है। आप जाके देखिए सर किस तरीके से वो लोग मेंटेन करके, चंद्रपुर सॉरी समझो, वहाँ पर जाके किस तरीके से मेंटेन कर किस तरीके से अपने फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, जानवरों के लिए, फॉरेस्ट के लिए काम हो रहा है। तो आपके ज़रिए, आपकी चेयरमैनशिप के अंदर, और हम लोगों को इतनी खुशी है सर, आप जो चेयरमैन इस कमेटी के बने हैं, आप जिस एरिया से है, सराउंडेड पूरा एरिया जंगलात का है, और आप जितना अच्छा वाकिफ़ है ये सारे चीज़ों से, कोई भी नहीं हो सकता मेरे तजुर्बे के हिसाब से। बोलो मैं आपकी चेयरमैनशिप में हमारे को खुशी है काम करने की, और इंशाल्लाह ताला बराबर आपकी चेयरमैनशिप में बराबर अच्छा तो अच्छा सजेशन देने की कोशिश करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मैं चेयरमैन साहब का और तमाम मेंबरान का और तमाम यहाँ पे ऑफिसर्स को पेश करता हूँ। और जैसा कि ये पहली हमारी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की मीटिंग है, तो अभी एक मेंबर ने अभी आपके सामने कहा कि एजेंडा अगर 1 डे बिफोर अगर मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा आगे मीटिंग में बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। మన కమిటీ ఎన్విరాన్మెంట్లో భాగంగా ప్లాస్టిక్ నిషేధం కమిటీ ప్రతి సభ్యులు ప్రారంభ क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दौड़ी, हैदराबाद। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करप्शन से पाक करने के मकसद से हुकूमत ने आज जोन 5 और 6 के तहसीलदारों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। 370 से ज्यादा तहसीलदारों का तबादला इल्तवा में था, चूंकि असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात हो रहे थे। अब्दुल्लापुर मेट में एक खातून तहसीलदार की मौत के बाद मौके में रेवेन्यू में करप्शन का गर्म बाजार आश्कार हो चुका है।
सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में सालारजंग म्यूजियम में एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। डॉक्टर अमरिंदर कौर ने इसका इफ्तिताह किया। डायरेक्टर म्यूजियम नागेंद्र रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में सैंड माफिया से परेशान रियासती हुकूमत ने अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। हुकूमत ने एक पोस्टर जारी करते हुए टोल नंबर फराहम किया है और आवाम से ख्वाहिश की कि वो रेत की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी की इत्तला इस नंबर पर दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन ने आज अमरावती में ये पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि रेत की गैर कानूनी निकासी से रियासत को 300 तक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने रियासत की तमाम सरहदों पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत दे दी ताकि बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद को रेत की गैर कानूनी मुंतकली को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि रेत की गैर कानूनी मुंतकली पर 2 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा के 250वें सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के ऐवान बाला की बड़ी अहमियत होती है। वो जमहूरियत में चेक एंड बैलेंस के मानिंद है, लेकिन चेकिंग और चोकिंग में एक फर्क होता है। उन्होंने शरद पवार की ज़ेर क़यादत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल की तारीफ की, जिसने कभी भी राज्यसभा की कार्रवाई में रुकावट नहीं डाली और न ही अपने नुक्ते नज़र को पेश करने के लिए वसत ऐवान में हंगामा खड़ा किया हो। वज़ीर ने कहा कि ऐवान के वसत में पहुंचने और हंगामा आराई के बगैर भी अवाम के दिलों को जीता जा सकता है और मौसर मुबाहिस किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान है, लेकिन उसे ज़ैली ऐवान नहीं समझना चाहिए। इस ऐवान में अच्छे और मुदल्लिल मुबाहिस और तामीरी तनकीदों से इसके विखार में इजाफा किया जाना चाहिए। आदरणीय सभापति जी और सम्माननीय गृह, आपके माध्यम से इस 250वें सत्र के निमित्त मैं यहाँ मौजूद सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस 250 सत्रों के दरमियान ये जो यात्रा चली है, अब तक जिन जिन ने योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। सभापति जी, आप जब बहुत ही आर्टिकुलेट वे में 2 अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके अभी प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे ज़रूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकीन हैं वे ज़रूर इस पर अब गौर करेंगे, लिखेंगे कि ये 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ ऐसा नहीं है, एक विचार यात्रा भी रही है। जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिल्कुल अलग सा नया बिल इस प्रकार से आया। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया वो बधाई के पात्र हैं। वरना किसी को लग सकता है भाई 20 साल पहले मैंने तो ये स्टैंड लिया था, अब मैं क्या स्टैंड कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन आपने जिस प्रकार से आर्टिकुलेट करके इस बात को प्रस्तुत किया वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई नई बातों को लीड करने का सामर्थ्य रखता है उसका उसमें प्रतिबिंब है। और ये काम इस सदन से हुआ है, इसलिए सदन अपने आप में गौरव अनुभव करता है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का और इसमें शरीक होने का मुझे अवसर मिला है। ये साफ कह सकते हैं हम कि कभी चर्चा चल रही थी संविधान निर्माताओं के बीच में कि सदन 1 हो या 2 हो,
लेकिन अनुभव कहता है कि संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वो कितनी उपयुक्त रही है और कितना बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है। अगर निचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है तो उपला सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में निचले सदन से जमीन से जुड़ी हुई तत्कालीन चीज़ों का अगर प्रतिबिंब व्यक्त होता है तो यहाँ बैठे हुए महानुभावों से, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला जरा दूर का देख सकता है, तो दूर की दृष्टि का भी अनुभव इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हमको देखने को मिलता है। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है और ज़रूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। उसी प्रकार से इस देश के गणमान्य दिग्गज महापुरुषों ने इस सदन का नेतृत्व किया है, इस सदन में सहभागिता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को और आज़ादी के बाद के बहुत सी चीज़ें गढ़नी थी। अब तो 50-60 साल के बाद बहुत सी चीज़ें शेप ले लिया है, लेकिन वो शुरुआत काल में फियर ऑफ अननोन से हमें गुजरना पड़ता था। उस समय जिस मैच्योरिटी के साथ सबने नेतृत्व किया है, दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति जी, ये सदन की बड़ी विशेषता है और दो पहलू खास हैं। एक तो उसका स्थायित्व, परमानेंट कहें या इटर्नल कहें, और दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी। स्थायित्व इसलिए है, इटर्नल इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है, इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है, यानी ये इटर्नल है। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये व्यवस्था इटर्नल रहती है, ये अपनी उसकी एक विशेषता है। और दूसरा है विविधता, क्योंकि यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है। एक प्रकार से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहाँ पर हर पल हमें प्रेरित करती है। भारत की विविधता, भारत की अनेकता के एकता के जो सूत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है और वो समय समय पर ये रिफ्लेक्ट भी होती रहती है। उसी प्रकार से उन विविधताओं के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तब इस सदन का एक और लाभ भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नहीं होती है। उनका अनुभव, उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभाव टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप राज्यसभा में आज इजलास के आगाज पर ऐवान के उन अरकान को खिराज अकीदत अदा किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। इनमें साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली, बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा वगैरह शामिल थे। कायद अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने इन अरकान की खिदमत पर रोशनी डाली। माननीय चेयरमैन साहब, आपने जिन दिवंगत नेताओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी, मैं उसमें अपने आप को शामिल करता हूँ। दुनिया तो आनी जानी है, लेकिन कुछ लोग जो इस सदन में भी लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनमें से कईयों का हमेशा नाम रहता। आज हम उन नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की, प्रदेश की, लोगों की राजनीति के माध्यम से सेवा की। इनमें से चार को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनके साथ या लोकसभा या राज्यसभा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और नज़दीक से जानने। जगन्नाथ मिश्रा जी छोटे भाई थे एल एन मिश्रा के, जो रेलवे मंत्री के रूप में, सिटिंग रेलवे मंत्री के रूप में बम ब्लास्ट में उनकी हत्या हुई और उसके बाद सारा बोझ राजनीति का जगन्नाथ मिश्रा पर पड़ा। और जगन्नाथ मिश्रा जी ने हर रूप में, चाहे वो विधानसभा में या काउंसिल में या मिनिस्टर के रूप में या चीफ मिनिस्टर के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में, बहुत अच्छा काम किया। वो उन चंद लीडरों में थे जो अपर कास्ट में तो पैदा हुए थे, लेकिन पूरी राजनीति में उनको लीडर माना दलित ने, बैकवर्ड ने और माइनॉरिटीज़ ने। वो कभी भी अपर कास्ट के लीडर नहीं कहलाए गए, वो पिछड़े वर्ग के, दलित के और अल्पसंख्यकों के लीडर कहलाए गए। और उनकी सोच भी वैसी रही, और जहाँ जब उन्होंने काम किया तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन से देश को बहुत नुकसान हुआ। जहाँ तक अरुण जेटली जी का सवाल है, उनको व्यक्तिगत तौर पे मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ और कभी कभी हमारी जो खटास होती थी राजनीतिक, वो हमारे पर्सनल रिश्तों की वजह से वो मिठास में बदल जाती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी शादी जम्मू में हुई। हमारे गिरधारी लाल डोगरा जी, जो 28 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर थे, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, उनकी सुपुत्री के साथ उनकी शादी हुई। तो जाना वो हमारे राजनीतिक रिश्तों से निकट ज़्यादा हमारे पर्सनल रिश्ते हुए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।